नमस्कार, मैं नीरज और आप सभी का खबर कल्याण पर स्वागत है। 2019 और 2020 में मोदी सरकार 4 नए श्रम कानूनों को लेके आई थी। उसके बाद 2025 में यानी अब मोदी सरकार इसे लागू करने जा रही है। और इसी के साथ देश भर में जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, वर्कर्स हैं, ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वे सड़कों पर उतर आए हैं और इसे कृषि कानून की तरह ही एक काला कानून बताया जा रहा है। आखिर इस कानून में क्या-क्या समस्याएं हैं? इसे समझने के लिए हमारे साथ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस बिल को लेके, इस कानून को लेके, आखिर क्या समस्या है इसके अंदर? मजदूरों को गुलाम बनाने के जो मजदूरों के अधिकार हैं उनको समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से। और जो लेबर कोड लेकर आए हैं, पूंजीपतियों के पक्ष के कानून है। मजदूरों के सारे अधिकार समाप्त होने के बाद मजदूर तो दोबारा से उसी दौर में पहुंच जाएंगे जब मजदूरों को खरीदा और बेचा जाता था। तो इसलिए ये हमारी परेशानी ये है कि तरक्की की तरफ जब देश बढ़ता है, दुनिया बढ़ती है, विकास की तरफ जब दुनिया बढ़ती है, तो अधिकार भी सुरक्षित रहने चाहिए। और मजदूरों के अधिकारों को इस कोड में समाप्त कर दिया गया है। ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये जो श्रम कोड्स जो हैं 4, इसमें किस किस कोड्स में, किस प्रावधान में दिक्कतें हैं? जैसे कि कोड ऑन वेजेस की बात करें, तो ये एक नेशनल फ्लोर वेज की बात कर रहे हैं कि एक वेतन जो है फिक्स किया जाएगा। देखो, मिनिमम वेज एक सरकार ने एक नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज बहुत पहले उसमें था कि मतलब रुपीज 178 है कि मतलब डेली मिनिमम वेज का एक प्रावधान बहुत पहले एक नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज लेके सरकार आए थे। 178 रुपीज, थिंक ऑफ इट एक्चुअली। मतलब 178 रुपीज में क्या क्या किसी का गुजारा होता है क्या? मतलब उसका मतलब है कि मतलब आप जो है लिविंग वेज भी नहीं देंगे, और लिविंग वेज छोड़ो, मिनिमम वेज भी देने के लिए आप जो है ना रेडी नहीं है। कि ये जो नेशनल फ्लोर वेज जो है, इसमें फरवरी 2019 को जो गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई थी, जिसमें 375 प्रतिदिन यानी कि 9,750 प्रति महीना देने का बनाया था। और फिर या 5 रीजनल वेजेस जो उसका 342 से लेके 447 रुपए प्रतिदिन यानी कि 8,000 से 11,500 तक का महीना देने का। लेकिन आज के ज़माने में 11,500 और 10,000 में वो रेंट देगा या या खाने खाएगा, हेल्थ देखेगा वो। जी। देखो, ईएसआईसी छोड़ दो, और ईएसआईसी में उनका स्टडी था क्योंकि मतलब उसमें कम से कम कुछ प्रावधान है कि मतलब मैटरनिटी बेनिफिट्स देने के प्रावधान है। और इन पेशेंट का मतलब अभी भी आपका जो है ना, अगर कोई सीरियस एलिमेंट है तो फिर उसके सर्जरी ये सब जो है ना करने के लिए प्रोविजन है ईएसआईसी के अंदर। मतलब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में भी जा सकता है ये सब। लेकिन वो उसी स्टडी के निकल के हुई साफ-साफ निकल के आ रहा था कि मतलब देखो, ये सब देने के लिए अभी भी प्रोविज़न नहीं है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं है ईएसआईसी, मतलब एम्प्लॉय कॉर्पोरेशन के अंडर में, या पुराना प्लान था कि मतलब मेडिकल कॉलेजेस डेवलप करने के लिए, वो भी नहीं है। और ये सारा जो है ना, अभी क्या गवर्नमेंट क्या सोच रहे है कि मतलब प्राइवेट सेक्टर को या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को जो है ना इंसेंटिवाइज करने के लिए सोच रही है। लेकिन वो तो फिर आपको जो है ना ईएसआईसी में जो भी आप 4% अभी ले रही है, दोनों मिलके, मतलब मालिक और एम्प्लॉई मिलके भी जो 4% दे रही है, उसमें ये होगा भी नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली या हिंदुस्तान में ईएसआई जो हमारी स्कीम है वो लागू है। हुँ। और ईएसआई स्कीम में एक लिमिट है कि 21,000 तक के जो है, जो भी सैलरी लेता है वो ये ईएसआई कार्ड बनेगा। दिल्ली और दिल्ली के आसपास अलग अलग संस्थानों में लाखों लोग हैं जो पार कर गए 21,000 की उस सीमा को। आज उनको ईएसआई की सुविधा नहीं मिल रही है। उनके ईएसआई कार्ड बंद हो गए हैं। उनको बोनस एक्ट से बाहर हो गए हैं। तो हम लगातार केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकारों से ये मांग कर रहे हैं कि उस लिमिट को बढ़ाई जाए, बोनस की सीलिंग को बढ़ाई जाए, लिमिट को, ईएसआई की लिमिट को बढ़ाई जाए। सरकार ने अभी वो प्रावधान नहीं किया। कैसे गारंटी करेंगी कि ये 40 लाख जो है हमारे वर्कर्स को पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी? देखिए, पहले जब कानून थे, तभी जब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था, तब भी ये कानून को लागू कराने के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन को, मजदूरों को संघर्ष करना पड़ता था, संगठित होना पड़ता था। आज तो सबसे बड़ा हमला हमारे संगठित होने के अधिकार पे,
हड़ताल करने के अधिकार पे, संघर्ष करने के अधिकार पे सबसे बड़ा हमला जो है ना, ये जो है लेबर कोड कर रहे हैं। तो हम ये कहें कि एक मिनिमम जो है ना फ्लोर वेज ये करेंगे, लिविंग वेज कहाँ है, दूसरे जो वेज हैं वो कहाँ हैं, मिनिमम वेज ही इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो बाकी वेजेस कैसे जो है ना ये सोच में आ जाएंगे। अगर मजदूरों को किसी आपत्ति पर धरना करना हो, प्रदर्शन करना हो, अपनी मांग रखनी हो, तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी और पहले क्या थी? इसमें दो चीजें हैं। पहले तो संगठन बनाने के अधिकार पे बहुत बड़ा हमला किया गया है, वो बहुत असंभव सा कर दिया गया है। दूसरा, हड़ताल करने का जो अधिकार है, वो तो एक तरह से क्राइम क्राइम की डेफिनेशन में आ गया है, क्राइम की परिभाषा में आ गया है। कैसे अभी कैसे? जैसे हम अभी मैं बताऊंगा आपको। अभी मान लीजिए हमने किसी स्ट्राइक का नोटिस भी दिया, कहीं पर भी किसी एम्प्लॉय ने, कहीं मजदूरों ने अगर स्ट्राइक नोटिस दिया, तो स्ट्राइक नोटिस देके जैसे ही वो नेगोशिएशन में, कैंसिलेशन में प्रोसेस शुरू होगा, तो हड़ताल पे ऑटोमेटिकली पाबंदी लग जाएगी। जब तक वो नेगोशिएशन चलता रहेगा, वो कैंसिलेशन चलता रहेगा, तब तक आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, हड़ताल करने के अधिकार पे किस तरह से पाबंदी लगाई गई है। तो मतलब आप हड़ताल करेंगे तो आपको सरकार तो गैर कानूनी मानती है सारी हड़तालों को, कानूनी कहाँ मानती है। तो वो सरकार जो है ना उस पे पाबंदी लगा सकती है, और उसके बावजूद भी आप हड़ताल पे जाएंगे तो आपको अपराधी माना जाएगा। और जो हड़ताल के लिए उकसाएगा, ये कोड में है उसमें, जो हड़ताल के लिए उकसाएगा, उकसाएगा कौन? जो यूनियन के वहां पे लीडर होंगे, जो उनका नेतृत्व कर रहे होंगे। जब मालिकान उनकी बातों को नहीं मानेंगे, उनके साथ अन्याय करेंगे, तो हड़ताल पर जाएंगे। तो वो भी क्रिमिनल की केस, उनके ऊपर भी क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। तो ये कहाँ का, ये कौन सा मतलब कानून है? ये तो तानाशाही है। ये तो तानाशाही है कि आप मारेंगे भी, आप पीटेंगे भी, आप रोने नहीं देंगे। अगर आप रोने की कोशिश करोगे तो आपको जेल में बंद कर देंगे। ये कानून कहता है। हुँ। जब बात आती है मज़दूरों के अधिकार की और उस माँग के लिए चाहे वो धरना करे, प्रोटेस्ट करे, ये सब करे, उस पर पाबंदी लगाया जाए, तो उसके साथ बात आती है यूनियंस की भी फैक्ट्रियों में। तो उसके अंदर क्या प्रावधान है जिसको लेके जो मज़दूर संघ जितने भी हैं, वो नाखुश हैं? जो संगठन बनाने का जो अधिकार है ना, सबसे बड़ा हमला उस पे किया गया है कि आप एक परसेंटेज तय कर दी गई है, तो इतने परसेंट जो है सबसे पहले आप मेंबरशिप बनाएंगे, तब आप यूनियन रजिस्टर्ड करा पाएंगे। और एक संख्या भी तय कर दी गई है कि मिनिमम इतनी मेंबरशिप होएगी तब आप यूनियन रजिस्ट्रेशन होएगा। अभी तक तो शायद ये था कि 7 या 7 से ज़्यादा कर्मचारी जहाँ काम करते हैं तो आप यूनियन रजिस्टर्ड करा सकते हैं। लेकिन इस कानून को समाप्त कर दिया गया है। इतनी बड़ी संख्या में यूनियनों का रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। जो जो मज़दूर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो और हम तो कहते हैं ना, आप ये आवश्यक कीजिए। अरे मॉडर्न ज़माना है। मॉडर्न ज़माने में ये आवश्यक कीजिए कि हर संस्थान के अंदर, हर फैक्ट्री के अंदर, हर सरकारी क्षेत्र के अंदर कम से कम यूनियन ज़रूर होगी, और वो रिकॉग्नाइज़ यूनियन होगी, वो चुनाव के द्वारा मान्यता प्राप्त होएगी। आप कीजिए ना, आप कानून में ये प्रावधान कीजिए कि हर यूनियन का हम सीक्रेट बैलेट से चुनाव कराएँगे, और जिसको मज़दूर चाहेंगे उस यूनियन को हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उसको मान्यता देंगे। आप उस तरफ बढ़िए ना, हम यूनियनों को खत्म करने की तरफ क्यों बढ़ते हैं? हुँ। इस कोड में ये प्रावधान है कि जितना मैंने पढ़ा है कि 10% या फिर 100 से 100 के आसपास जो लोग हैं उस यूनियन में होने चाहिए, तब जाके आप एक खुद को यूनियन कह पाएँगे, एस्टेब्लिश कर पाएँगे, और उसके बाद भी अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं कि आप रजिस्टर करवाइए, ये होगा, वो होगा, उसके बाद मान्यता होगी। इस बिल में, इस कोड्स में 2 चीज़ें जो हैं वो नई इंट्रोड्यूस की गई है। एक तो है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, एफटीई, और दूसरा जो है अब गिग वर्कर्स जो है, जो असंगठित जो प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, उनको भी अंदर लिया गया है। एक्सटर्म एम्प्लॉयमेंट के ऊपर देखो, अभी जैसे मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहते हैं बार बार कि मतलब देखो बाकी सारा दुनिया ऐसे बदल रही है, दुनिया ऐसे बदल रही है कि फिर चाइना में देखिए ना, चाइना में अभी आप लोग अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में 2 से ऊपर बार एक ऊपर आप लोग किसी को भी रख देते हैं, तो फिर वो परमानेंसी, अपने आप परमानेंसी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमारा कोई प्रावधान नहीं है, आप लोग जो है ना, जो मर्जी आप एक
एक ही एम्प्लॉय को जो है ना बार-बार भी आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में डाल सकती है, कि मतलब आपके सीज़नल एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक या कुछ भी, ठीक है? तो फिर ये और दूसरा भी सुप्रीम कोर्ट का अभी रिसेंटली तो जजमेंट आया था, उसमें भी यही यही उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि मतलब देखो टेन्योर भी देखना चाहिए और नेचर भी देखना चाहिए। अगर नेचर आपकी एम्प्लॉयमेंट का नेचर जो है परमानेंट नेचर का है, तो फिर आपको परमानेंसी किसी को नहीं मना नहीं कर सकते। यही तो था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। 2 रीसेंट डॉक्यूमेंट था, लेकिन वो तो एक अलग बात है कि मतलब देखो इतना पुराना हमारी 100 साल की इतिहास है कि मतलब हमारी लेबर लॉस के अंदर। तो फिर इसके अंदर जो है ना सुप्रीम कोर्ट्स का, हाई कोर्ट्स का टिप्पणी भी आया हुआ है, एक लंबा ज्यूरिस्प्रूडेंस इसके अंदर हुआ है। उसमें अंदर बहुत सारे बदलाव भी आया है। प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस आर लाइक दैट, मतलब उसमें अंदर बदलाव भी ला सकता है। लेकिन ये सारा नाकार कर दिया, मतलब पुराना जो लेजिस्लेशंस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और हाई कोर्ट्स का जो है ना जो भी बदलाव नया बेटर ऑप्शंस मतलब बेटर इम्प्रूवमेंट जो भी लाया हुआ है वो सारा जो जूरिस्प्रूडेंस को जो है ना वो नाकाब कर दिया है ये लेबर कोर्ट। लेकिन वो अगर वो 1 साल का फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट है उसका, अगर 11 महीने का वो अपॉइंटमेंट करेगा मालिक, तो उसमें कानून में कहाँ पाबंदी है कि वो 11 महीने का एग्रीमेंट नहीं कर सकता? हम्म बेरोजगारी तो है ना देश में। देश में बेरोजगारी पिछले 45 साल से सबसे उच्चतम स्तर पर है हम्म और हर बेरोजगार ये चाहता है किसी तरह से वो 2 जून की रोजी-रोटी कमा ले। और यही कारण है कि मज़दूर जब जो है रोज़गार पे जाता है, दिल्ली के अंदर 90% से ज़्यादा उद्योगों में आज भी दिल्ली का मिनिमम वेज लागू नहीं है। तो वो प्रावधान करने चाहिए थे कि हम किस तरह से इस मिनिमम वेज को लागू करेंगे और जो पूंजीपति लागू नहीं करेगा, जो मालिक लागू नहीं करेगा, उसको हम क्या सजा देंगे? ये तो प्रावधान किए नहीं। ये तो प्रावधान नहीं किए हैं, बल्कि और छूट दे दी है उनको फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट की। इस कानून के तहत ग्रेच्युटी दी जाएगी, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी इन सभी को। ये अभी जो 1 साल के बाद ग्रेच्युटी का विषय है, जो आपने बोला, पहले भी 5 साल का ग्रेच्युटी था, 5 साल की सर्विस के बाद ग्रेच्युटी ड्यू हो जाती थी। हुँ, लेकिन जो पूंजीपति थे, वो 5 साल भी पूरे नहीं होने देते थे। हुँ। उससे पहले ही कोरे कागज़ों पे साइन करा लेते थे और जो है ना कंपनियों का नाम बदल देते थे, एम्प्लॉयी की का जो है कंपनी बदल देते थे और कम मज़दूरों को लड़ना पड़ता था अपने अधिकारों के रक्षा के लिए, अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, संगठित होना पड़ता था। आज 1 साल में अगर हो गया, तो ये कहाँ गारंटी है कि वो 1 साल के लिए करेंगे, वो 11 महीने के लिए करेंगे। पहले 5 साल पूरे नहीं होने देते थे, आज 1 साल पूरा नहीं होने देंगे। इसकी गारंटी तो नहीं दिया ना कानून ने कि कम से कम 1 साल का तो आपको अपॉइंटमेंट करना ही पड़ेगा। ये तो कोई गारंटी नहीं है। हुँ, तो ये ऐसा नहीं होता है। और एक चीज़ दिल्ली के मतलब एक मैं बोल दूँगा कि मतलब दिल्ली में आप लोगों को पता है कि मतलब बहुत सारे जगह पे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में। लेकिन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड में जो है अभी अभी जो आया हुआ है, उसमें बोल दिया है कि मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर जो पावर यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसका थ्रेशोल्ड लिमिट 10 से 20 करवा दिया है और जो नॉन पावर पावर बिना एक्सेम्पशन बिना पावर से चलने वाला फैक्ट्रीज को जो है ना 20 से 40 कर दिया है। तो फिर इसका मतलब है तो करीब-करीब 95 मतलब 95% ऑफ द फैक्ट्रीज इन दिल्ली प्लास्टिक बेस्ड इन मतलब माइनर मेटालिक इंडस्ट्रीज, अलॉय इंडस्ट्रीज ये सारा ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड से निकल जाएगा। मतलब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स अभी जो हो रही है इसका डबल भी हो सकता है आने वाले दिन। और दूसरा ईपीएफओ को सरकार बोल रही है कि मतलब ये है, वो है, लेकिन ईपीएफ प्रोविडेंट फंड का भी जो है ना प्रतिशत अभी 12 से 10% करवा दिया। मतलब क्यों? क्या रीज़न था कि मतलब द 12 से 10% करवाने की? मतलब उतना फंड आपके आप जो है आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई बजट प्रावधान रखने का कोई मन भी नहीं है आपके पास। तो फिर आप और भी अभी जो सोशल सिक्योरिटी प्रोविज़न्स है उसने भी अगर प्रोविज़न्स जो मालिकान दे रही है कि प्रतिशत के हिसाब से वो भी आप कम करने जा रहे हैं तो फिर कहाँ से फंड आएगा? अगर बजट प्रोविज़न है तो फिर बजट प्रोविज़न ठीक-ठाक से बोलना चाहिए था। लॉ के अंदर प्रोविज़न होना चाहिए था कि मतलब इतना बजट प्रोविज़न होगा ही कि नहीं, वो भी किया नहीं है। आपने बोला था कि मतलब कैसे
रिट्रेंचमेंट के लिए अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट में अगर पिछले का जो प्रावधान था कि मतलब देखो 100 से नीचे है तो फिर परमिशन 100 से ऊपर है तो फिर परमिशन लेना पड़ता था कि मतलब सरकार से परमिशन लेना पड़ता था कि मतलब रिट्रेंच करने के लिए। लेकिन अभी ये लिमिट जो है ना 300 कर दिया है। 300 करने का मतलब है कि मतलब आपकी जो है ना 90% इंडस्ट्रीज जो है ना इसके इसके बाहर है। मतलब तो फिर आप जो है ना उसको इतना रिलैक्स कर रही है तो फिर ये मालिकों के लिए ही फायदा है और किसी को नहीं है अभी। वो तो फिगर्स के ऊपर अभी अभी आप देखेंगे तो। और दूसरा है कि मतलब एक जो स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेशन का जो आपकी फैक्ट्री में जो होगा स्टैंडिंग ऑर्डर्स का स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेशन के लिए भी, वो सर्टिफिकेशन भी अभी जो बोला गया है कि मतलब देखो लेस देन 250 एम्प्लॉइज है आपकी फैक्ट्री में जो आप जो है ना फिर आप सेल्फ सर्टिफाई कर दो। मतलब मालिक अपने आप सर्टिफाई करेंगे कि मतलब देखो आप जो है ना प्रावधान पूरा अपनी फैक्ट्री में है। देखो ये सब अभी भारत में क्या होगा, इसका जो है ना नीचे स्तर पर क्या होगा आपको पता है कि मतलब पहले से ही हमारा एक्सपीरियंस वही है, बहुत बुरा हालत है। जैसे कि हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, पीएफ वीएफ सब कटेगा और वो सारी चीज़ें होंगी मालिकों को लेके कि आप जो है 1 से 2% से लेके 5% तक आप जो है वो उसमें योगदान देंगे, आपकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन जो मालिक अगर अपने एम्प्लॉय के लिए ये चीज़ नहीं करेगा तो उस पे क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या उसका प्रावधान इस बिल के अंदर है? एक्शन की बात तो पूरा बिल जो है ना वो साइलेंट है। पूरे बिल में कहीं पर भी किसी भी मालिकों पे एक्शन की बात नहीं है। ये भी सरकार जो है वो काफ़ी प्रोजेक्ट कर रही है कि महिलाओं के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ें इसमें लिखी गई है की गई हैं कि अब महिलाएं जो हैं वो 24 घंटे में कभी भी काम कर सकती हैं, यानी कि नाइट शिफ्ट भी कर सकती हैं अगर वो चाहे तो कंसेंट उनका हो। और 8 से 12 घंटे का टाइम फिक्स कर दिया गया है और उसके ऊपर अगर ओटी करते हैं, ओवर टाइम करता है कोई, तो उसको डबल वेजेस मिलेगा। लेकिन ये ज़मीनी हकीकत किस तरीके से हो पाएगा? जबकि हमने देखा है इस देश में कि जो मालिक है जिसको अपने तरीके से काम कराना आता है, वो इस माहौल में जो अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स करने की बात है, वो बिल में कहीं है ही नहीं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो इसमें 8 घंटे के बारे में ये बिल साइलेंट है। सक्षम सरकार, तो इस बिल में इसमें लेबर कोड में एक और भी बात है जो अभी इसकी तरफ आपका ध्यान शायद नहीं है कि अभी संसद ने ये पास किया 2019 में भी। अब दोबारा कभी संसद के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मंत्रालय, कोई भी अधिकारी या कोई भी एग्जीक्यूटिव जो है, वो इसमें संशोधन का अधिकार संसद ने दे दिया है। और ये जो नारायण मूर्ति और दूसरे इन्फोसिस के जो लोग हैं, जो चेयरमैन वगैरह हैं, जो ये लगातार ये जो बात कर रहे हैं कि वर्कर को 90 घंटे काम करना चाहिए, 80 घंटे काम करना चाहिए, तो ये ऐसे नहीं है कि वो हवा में बोल रहे हैं। सरकार के ऊपर उनका पूरा दबाव है कि 8 घंटे की लिमिट्स की जो टाइम को खत्म किया जाए और उसको 12 घंटे किया जाए। आप लोगों ने देखा होगा, हमने देखा है, एक तो स्टेट ने वो 12 घंटे किया भी था कानून बना के, लेकिन वहाँ के ट्रेड यूनियन आंदोलन के दबाव के कारण उसको वापस लेना। तो 8 घंटे की बात तो ये है कि उसमें सरकार ये चाहती है कि 8 घंटे से इसको 12 घंटे कर दिया जाए, लेकिन ट्रेड यूनियनों के दबाव के कारण वो शायद अभी तक नहीं कर पाई है। दूसरी, जहाँ तक महिलाओं की बात है, इस महिलाओं को रात्रि पाली में ड्यूटी करने का अधिकार दे दिया गया और उसमें ये लगा है कि महिला की कंसेंट ज़रूरी है, उसकी उसकी मंजूरी ज़रूरी है। आप ये बताएँ मुझे कि क्या ये संभव है कि कोई भी महिला वर्कर या कोई भी वर्कर मालिक को ना कर सकता है? अगर वो ना करेगा तो हायर एंड फायर है ना उनके पास। अगर वो ना करेगी महिला कि नहीं मैं रात्रि की ड्यूटी नहीं करूँगी, तो हायर एंड फायर है ना उनके हाथ में, वो दे दिया ना सरकार ने उनको अधिकार। तो ये सब कहने की बात है, इससे महिलाओं का शोषण भी बढ़ेगा, उनकी सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा होगा। तो जबकि इस इसलिए ये बिल गलत में कदम है। बिल्कुल, ये बात पे तो ये सभी सहमति होंगे कि महिलाओं के लिए अगर ये बात की गई है कि नाइट शिफ्ट में आपको काम करने का
अब आपको दिया जाएगा। लेकिन इसको मेक श्योर करना कि अगर जो महिला रात को काम कर रही है वो सेफ रहे, उनके साथ हरासमेंट ना हो, उनके साथ कुछ कुछ गलत चीज़ ना हो, कोई बर्ताव ना करे कोई गलत। उसके लिए आपने कोई रोड मैप बिल के अंदर दिया ही नहीं है, कुछ दिखाया ही नहीं है। कोई नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। बिल में बिल्कुल साइलेंट है, मतलब उस तरफ तो देखा ही नहीं गया है। सरकार को ये कानून वापस लेना होगा। इन कानूनों का भी वही हश्र होगा जो कृषि कानूनों का हुआ था, क्योंकि कृषि कानून भी किसानों के खिलाफ थे और ये लेबर कोड मजदूर श्रमिकों के खिलाफ है। जिन जिन स्टेक होल्डर्स से इनको बात करके ये कानून बनाने चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, एक्चुअल में सुधार के लिए, ये उनसे बात ही नहीं करते। पिछले 10 साल से इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। ये सरकार मुंह छुपा रही है। ये सरकार उसकी मीटिंग नहीं बुला पाई है, त्रिपक्षीय मीटिंग नहीं हो पाई है देश के अंदर। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं? ये तो पूंजीपतियों के लिए का काम कर रहे हैं, और वो किसके लिए कर रहे हैं दुनिया जानती है। लेकिन वीरेंद्र जी, ये सरकार तो कह रही है कि कंसल्टेशन में भी ये चीज़ें हुई हैं। ट्रेड यूनियन के आप हमारे देखिए, हमारे सीआईटीयू की तरफ से तो ये आ गया कि किसी भी ट्रेड यूनियन से कोई बात नहीं की गई है। अब ये किससे की गई है, ये तो इन्हें बताना चाहिए कि इसी यूनियन से बात की गई है। इस सेंट्रल ट्रेड यूनियन से बात की गई है, ये इनको नाम इनको डिक्लेयर करने चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी ट्रेड यूनियन से इन्होंने बात नहीं की है। और ये मैंने ये चीज़ पढ़ी भी है कि जो 10 यूनियन जो हैं उन्होंने ये कन्वीन भी किया था, और ये 13 तारीख को जो मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री के साथ उसमें भी ये बात रखी गई थी। लेकिन उसके बाद फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको ट्विटर पे पोस्ट कर दिया, और फिर प्रधानमंत्री मोदी से लेके सभी ने इसकी खूब तारीफ़ की, कहा कि ये ईज़ ऑफ बिज़नेस और भारत का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर एक बड़ा योगदान रहेगा, और ये सारी बातें की गई। नीरज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ईज़ ऑफ बिज़नेस की, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात करते हैं। कभी वर्कर्स की बात करते हैं ये? कि वर्कर्स के जो कानून लागू, मिनिमम वेज अगर लागू नहीं हो रहा तो मालिकों को करना पड़ेगा, नहीं तो उनको सजा देंगे। हैं? ये बात करते हैं कभी? ऐसा तो नहीं करते ये। उसकी ये मालिकों की ही बात क्यों करते हैं? और दूसरा मैं आपको ये बता दूँ कि अभी तक जितना भी इतिहास रहा है इस सरकार का, वो मज़दूर, किसान और इनके विरोध में रहा है। कोई भी देश ये कितना भी व्यक्ति तो विकास कर सकता है, एक पूंजीपति तो विकास कर सकता है, लेकिन देश का सही विकास जब होगा, जब उस देश का नागरिक का विकास होगा, देश के मजदूरों का विकास होगा, देश के किसानों का विकास होगा, जब उनको स्थायी रोजगार मिलेगा, उनको कम से कम इस महंगाई के दौर में जीने लायक उनको वेतन मिलेगा और उस वेतन की गारंटी मिलेगी, तब मेरे ख्याल से देश का सही विकास होगा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि 4 श्रम कानून जो मोदी सरकार इस देश में लेकर आई है और लागू करने वाली है, उसमें यह सारी खामियां हैं, ये सारे लूपहोल्स हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टीज़, ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वीरेंद्र गौर जी का, अनियन का बहुत बहुत धन्यवाद खबर खलियान के साथ बात करने के लिए। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस खबर को देख रहे हैं, वो क्या सोचते हैं इस कानून के बारे में, उनकी क्या राय है, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो ज़रूर हमारा चैनल खबर खलियान को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।